जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग प्राचीन भारत का स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य 4 स्रोत होता है। कौन कौन दोस्तों? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि निम्नलिखित है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का क्या है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है दोस्तों? तो वेद है, जिसका संकलन करता यानी जिसको बोल सकते हो लेखक, जिनका लेखक महर्षि कृष्ण द्वापयान यानी वेद व्यास को कहा गया है। यानी बोला जाए कि वेद का लेखक कौन है? तो वेद व्यास। वेद कितने हैं? तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है अगला ऋग्वेद। अब चलते हैं दोस्तों ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद। इसमें 10 गो मंडल होता है, यानी 10 मंडल, 1028 सूक्त। इसके बाद वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित है इसमें, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। किसमें? ऋग्वेद में। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। यानी जो इस वेद का ऋचाएँ पढ़ता है, ऋचाओं को, उसे क्या बोलते हैं? होर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन चीज़ के बारे में? आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है हमको। इसके बाद इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वां जो लिखित है उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? खिल बोलते हैं। अगला आते हैं दोस्तों हम। इसके बाद दोस्तों विश्वामित्र कौन थे? तो विश्वामित्र एक ऋषि थे, लेकिन कैसा ऋषि? चलिए दोस्तों देखते हैं। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। कौन से काल के? वैदिक काल के। यह बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। कैसे पुरुष थे वो? बहुत ज़्यादा तेजस्वी महापुरुष। चातुवर्ण ने समाज की कल्पना की का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 को जो है वर्ण आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रम से मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणाओं से उत्पन्न हुए हैं। नोट पॉइंट में धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों से की स्थिति है। नेक्स्ट दोस्तों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों का आयान, वामन अवतार का जो 3 पगों में की जो कथा है वो प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों, चौथा है दोस्तों, चौथा पेज में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए क्या है ऋग्वेद में? 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। नोट पॉइंट है दोस्तों, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी ऋग्वेद के बाद कौन से ब्राह्मण का स्थान आता है? तो शतपथ वेद का, यानी शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए
मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी ये नियमों का जो संकलन का अर्थ होता है दोस्तों पालन करना, नियमों का जो पालन करता है वह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू यानी यज्ञ का संपादन करने वाला कहा जा सकता है। यानी इस पाठ को जो यज्ञ को संप्रदान करता है यानी पूर्ण करता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद दोनों में है, यानी यजुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों में रखा गया है। अगला है दोस्तों सामवेद। नेक्स्ट पेज आते हैं दोस्तों 5वां सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत यानी पृथक कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि इसमें गाना बजाना वाला चीज़ है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपका यजुर्वेद जो है वह भारतीय संगीत का क्या आपका क्या है जनक है, अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है, अतः अथर्वा ऋषि के नाम पर इसे ही अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद कहते हैं इनके नाम पर, ठीक है दोस्तों। और इसके दूसरे दृष्ट अंगिरा ऋषि थे, यानी इसका जो दूसरा जो थे आपका क्या बोलते हैं अर्थवेद का जो दूसरा जो लेखक की तरह बोल सकते हैं वो हैं दृष्ट अंगिरा ऋषि थे। इसी कारण अथर्ववेद को अथर्वाडी ग्रीस वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस वेद में कुल 20 मंडल और 731 सूक्त एवं 5839 मंत्र हैं। अर्थात ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शपथ वशीकरण, आशीर्वाद स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजमार्ग, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों का संबंध मंत्र मिलता है। अगला दोस्तों छठा पेज मेरा दोस्तों, तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों आदि का वर्णन मिलता है। ये सारे वर्णन हमको मिल जाते हैं अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सभा और समिति जो है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है एवं सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदागों की रचना हुई है। 6 वेदागों की रचना हुई है किसको समझने के लिए? वेदों को। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद की क्या हुई? आपका रचना हुई। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। हमें अच्छा विवरण किसमें मिलता है? पुराण में। नेक्स्ट, इसके रचयिता लोहमार्स अथवा इनके पुत्र उग्रवास माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इसके रचयिता जो हैं वो कौन है? लोहमार्स तथा उनके पुत्र उग्रसेन को उग्रश्रवा को माना जाता है। उग्रश्रवा को माना जाता है। जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु व ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई जाती है। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों 7वां पेज में। नोट पॉइंट है दोस्तों। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। ज़्यादातर क्या है कि जो पुराण है वो संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति क्या थी? नहीं थी। वे सिर्फ पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियों का सर्वाधिक
गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी जुआ और शराब की लत की तरह स्त्री को भी क्या बताया गया, एक दोष बताया गया है। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी भी कहा जाता था। शतपथ आपका ब्राह्मणी में। अगला पेज पे आते हैं दोस्तों, 8वां। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, जाबालोपनिषद में। चारों आश्रम इस प्रकार है, पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा संन्यास आश्रम, चौथा वानप्रस्थ आश्रम। 4 तरह के आश्रम होते हैं जो कि हमें जाबालोपनिषद में मिलते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को बताया गया। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है, तो गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरे जो 3 आश्रम के लोग हैं उनकी सेवा करना, उनका भरण पोषण और पशु पक्षी सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना वह मानव का कर्तव्य है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नेक्स्ट पेज दोस्तों। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों। जातक में बुद्ध को पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। यानी जातक में जो है ना, बुद्ध का पूर्व जन्म का कहानी वर्णित मिलता है जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट दोस्तों, पुराण, जैसे पुराण और संबंधित वंश, विष्णु पुराण से संबंधित है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सतवाहन, वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। अगला पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों इसको साफ। अगला पॉइंट में आते हैं, जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यानी उनका एक और नाम भी है, कौटिल्य भी बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त। चाणक्य उनका नाम है, अर्थशास्त्र के लेखक। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है हमको। नेक्स्ट दोस्तों, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतंत्रगिनी, जिसकी संबंध कश्मीर के इतिहास से है, कश्मीर के सिद्धांत से है। नेक्स्ट दोस्तों, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतंत्री, जिसका संबंधित कश्मीर इतिहास से है। अरबों की संधि विजय वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट दोस्तों, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों, कात्यायन की गांगी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है। विदेशियों यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी अब आते हैं हम लोग, जो विदेशियों से मिला गया है, जो कि पहला ए यूनानी, जो कि रोमन लेखक यूनानी के बारे में। टेसियस के बारे में आते हैं दोस्तों। पहला टेसियस, यह ईरान का कौन था? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा, हेरोडोटस के बारे में, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी हेरोडोटस को इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जा सकता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस का मतलब था ईरान के संबंध में वर्णन किया। अगला पॉइंट में दोस्तों आते हैं 13। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित था। मतलब ज़्यादातर इसका जो विवरण निकला वो सब अफवाह, मतलब गलत है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा ऑस्टिबोल्स का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज के बारे में चलते हैं दोस्तों। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट दोस्तों, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। 5वां, डाइकेमस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ज़्यादातर तो राजदूत ही थे, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, डायोनीसियस छठा, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेलस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7वां, टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है 6ठा, प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, 9वां, पेरिपल्स ऑफ द इरिश्रयन सी, इस पुस्तक का लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अगला पॉइंट आते हैं दोस्तों,
चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक के बारे में दोस्तों चलते हैं हम लोग अब। पहला पॉइंट दोस्तों, फाहियान। फाहियान लेखक। फाहियान कौन था? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश एवं समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा, संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। 518 ईस्वी में कौन आया था भारत? संयुगन। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा बौद्ध धर्म की प्राप्ति करने में एकत्रित कर दिया, 3 वर्ष तक। अगला पॉइंट दोस्तों, थर्ड, ह्यूएन यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्यूएन 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। यानी सबसे पहले भारत की राज्य में ह्यूएन कहाँ आया था? तो कपिस में। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यानी ह्यूएन जो है ना भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो 15 वर्षों तक। नेक्स्ट दोस्तों, यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने आया था। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लेके गया। नेक्स्ट दोस्तों, 16 नंबर पे आते हैं। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र यानी अज्ञानी था। नोट, ह्यूएन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यानी नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य कौन थे उस वक्त? तो शिलभद्र थे। नेक्स्ट दोस्तों, 7वां, इतिसंघ। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अपने समय के क्या भारत का वर्णन किया। नेक्स्ट है अरबी लेख के बारे में। पहला, अल्लबरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल्लबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट दोस्तों, अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीए-ए-हिंद, भारत की खोज जिसको बोलते हैं हिंदी में, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट दोस्तों, डी आपका है अन्य लेखक। कोई लेखक जो है वो और अन्य लेखक थे उनके बारे में। तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे तारानाथ। इसने कनयुगर तथा तंगयूर नामक ग्रंथि की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट दोस्तों, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी आपका 18 पेज में है दोस्तों। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगाज-कोई एशियाई माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम से मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य भारत में
भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस वेसनर, जिसको बोल सकते हो विदेशी, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिमिच्छ का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण का जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों 19 में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एकरन अभिलेख यानी शासन शुगन से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इपिग्राफी। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावस यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीनतम सिक्कों का आहूत सिक्के कहा जाता था। आहूत सिक्के कहते थे हम लोग प्राचीनतम सिक्के को। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। समुद्रगुप्त का वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, अरिकमेंड्रू यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुई है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुई? अरिकमेंड्रू से। महत्वपूर्ण कुछ अभिलेख है दोस्तों, जिसे और उनका कुछ शासक के बारे में। पहला था हाथी गुम्बा अभिलेख, जो कि कलिंग राज खाखेल उस वक्त शासक कर रहे थे। फिर जूनागढ़ अभिलेख मिला था रुद्रा दमन के रूप शासनकाल में। नासिक अभिलेख मिला था गौतमी बलश्री के आलेख में। इसके बाद दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख मिला समुद्रगुप्त के शासक काल में। एहोल अभिलेख मिला पुलकेशियन के शासक में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में। अब नेक्स्ट दोस्तों मंदसौर अभिलेख मिला मलावा नरेश यशोधर्मन के शासनकाल में। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख मिला स्कंदगुप्त के शासनकाल में। देवपाड़ा अभिलेख मिला बंगाल शासक विजय सेन के काल में। चलिए दोस्तों, आज हमने प्राचीन जो है इतिहास वो कुछ हद तक ख़त्म कर लिया। अब कल दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में।